देखिए, यूनानियों के कंट्रीब्यूशन के अंदर अब हम हिकेटियस का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में जाना जाता है। और उनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में जाने जाने का मूल कारण है उनका पृथ्वी के संबंध में, जो ज्ञात विश्व के संबंध में जो वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया, उस वही कारण है क्योंकि उस वर्णन में उन्होंने कहीं न कहीं ज्योग्राफी को एक सिस्टमैटिक अप्रोच देने की कोशिश की थी। हिकेटियस एक राजनेता भी थे और भूगोलवेत्ता भी थे, और यूनान में गद्य रचना के ये प्रथम लेखक माने जाते हैं। इनका जो सबसे वेल नोन कंट्रीब्यूशन है वो है जस पेरियोड्स। ये जो जस पेरियोड्स नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, जो कि दो खंडों में थी, दो वॉल्यूम्स में थी, इसका इसका सिंपल मीनिंग होता है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी खास बात जिसके कारण इन्हें इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में बहुत सारे विद्वानों ने स्वीकार किया, उसका मूल कारण ये था कि इन्होंने विश्व के अध्ययन को पहली बार सिस्टमैटिक अप्रोच देने की कोशिश की। तो यह विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन था, जेस पेरियोड्स, जिसके अंदर उन्होंने विश्व के वर्णन को पहली बार क्रमबद्धता प्रस्तुत की, क्रमबद्ध उपागम से इन्होंने अपना योगदान ज्ञान के जगत में प्रस्तुत किया। और इस पुस्तक में ज्ञात विश्व के कई देशों की रूपरेखा बताई गई थी, और साथ साथ भूमध्य सागर के कई द्वीपों के बारे में वर्णन प्रस्तुत किए गए, तटीय भागों का वर्णन प्रस्तुत किया गया, संधियों के वर्णन प्रस्तुत किए गए। ठीक है, और इनका जो पूरा कार्य है वो जो जैस पेरियोड्स है वो 2 वॉल्यूम्स में देखने को मिलता है। और इनका जो पहला वॉल्यूम था वो पूरी तरह से डेडिकेटेड था ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूरोप, है ना, जो यूरोप की भौगोलिक जानकारियां प्रस्तुत की गई थी प्रथम खंड में। और जो उनका दूसरा खंड था उसमें लीबिया का वर्णन प्रस्तुत किया गया था, और लीबिया से इनका जो तात्पर्य था वो उस समय के ज्ञात एशिया और अफ्रीका के भागों से था। और इनका जो यूरोप संबंधी जानकारी भी थी वो भूमध्य सागर के आसपास जो यूनानी बस्तियां थी वहीं तक सीमित थी। और लीबिया के क्षेत्र में लीबिया की जो पुस्तक है, जो लीबिया को डेडिकेटेड पुस्तक थी, उसमें उन्होंने एशिया कोचक का विस्तारित वर्णन प्रस्तुत किया। और उसके साथ, और एशिया कोचक का उस समय बहुत बड़ा भाग यूनान के आधिपत्य में भी था। और स्वयं की यात्रा अनुभवों के आधार पर मिस्र की नील नदी की घाटी की भौगोलिक जानकारियां भी इन्होंने काफी डिटेल में प्रस्तुत की थी। हिकेटियस ने पृथ्वी के आकार और आकृति के संबंध में जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, परंपरागत जो अवधारणाएं थी, उनको स्वीकारा। और देखिए, इनसे पहले लोग जो दूसरे विद्वान हैं वो पृथ्वी को गोलाकार बता चुके थे, और इवन पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण तक प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। फिर भी हिकेटियस ने पृथ्वी को वृत्ताकार मानते हुए और यूनान को विश्व के केंद्र में बताया। पृथ्वी के चारों तरफ सागर सरिता की अवस्थिति बताई, जैसा कि इनके पूर्ववर्ती विद्वान भी मानते आए थे। और इन्होंने क्या किया, इस पूरे भूपटल को 2 बराबर भागों में बांटने की कोशिश की, यूरोप और लीबिया के रूप में। और उन दोनों भागों के बीच से जाने वाली एक विभाजक रेखा को भी दर्शाने की कोशिश की, जो हेलेंस्पॉन्ट, यूक्साइन सी, कॉकेशस माउंटेन्स और कैस्पियन सागर से होते हुए गुजरती है। इनके इसके दक्षिण में, इस विभाजक रेखा के दक्षिण का जो भाग है दैट इज लीबिया, और इसके उत्तर का जो भाग है दैट इज यूरोप। इस तरह से उन्होंने जो ज्ञात विश्व है उसको 2 बराबर भागों में बांटने की कोशिश की। हिकेटियस के काम के साथ ही कैस्पियन सागर के ऊपर एक विवाद शुरू हो जाता है। हिकेटियस अपने मानचित्र में कैस्पियन सागर को खुले सागर के रूप में दिखाते हैं, और वो कैस्पियन सागर को जो पूर्व की खाड़ी है, जो पूर्वी सागर है, जो ईस्टर्न पार्ट है, उसके अंदर एक बे के रूप में दिखाते हैं, खाड़ी के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, और वो अभी मानचित्र में देखते हैं हम, ये देखिए, ये कैस्पियन सागर है ना, इसको एक बे के रूप में दिखाते हैं इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस 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 ओशन, जो पूरे पूरे अर्थ को सराउंड कर रहा है, जो जो सागर सरिता के रूप में जिसका वर्णन किया गया है।
ठीक है। हिकेटियस का जो विश्व मानचित्र अनाक्सिमेंडर के मानचित्र पर आधारित था, ठीक है, उसी पर बेस था। और हिकेटियस ने विश्व मानचित्र पर भारत व सिंधु नदी को दिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब ये इंडिया के पार्ट्स जो आज का भारत है उसके भाग जो है वो कहीं ना कहीं मैप के ऊपर आए। तो यहाँ विश्व मानचित्र पर भारत और सिंधु नदी को दर्शाने वाला यदि पहला विद्वान पूछा जाए तो वो हिकेटियस, इसका श्रेय हिकेटियस को जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई भारत की जनजातियों और नगरों की जानकारी भी दी, क्योंकि बहुत सारी जानकारी यात्रा वर्णनों से उनको प्राप्त होती थी। वे जो यात्री जाते थे वे उनके अनुभवों को साझा करते थे। ये देखिए आप, मैप के अंदर हम इस चीज को देखते हैं कि वो किस प्रकार से सिंधु नदी और उसके क्षेत्रों को दिखाते हैं। Here you will find something written Indus, है ना। ये इंडस जहां लिखा हुआ है ना, यही सिंधु नदी है, ठीक है। तो पहली बार ये विद्वान था जिसने मैप पर इसको बताने की कोशिश की। मैप सर्कुलर था, ठीक है, चारों तरफ सागर सरिता दिखाई हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ये नील नदी दिखाई हुई है और नील नदी का संपर्क भी कहीं ना कहीं नीचे दिखाया हुआ है। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं, नंबर 1 कैस्पियन सी एंड नंबर 2 इंडस, ये बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। टिग्रिस और यूफ्रेटस को, ये जो दजला और फरात नदियां हैं, इनको इनके पूर्ववर्ती विद्वान भी दिखा चुके थे, ठीक है। तो ये एक जानकारी थी हिकेटियस के बारे में। अब देखिए हम बात करते हैं अगले विद्वान की, और वो है हेरोडोटस। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी की संज्ञा दी गई, तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी गई, ठीक है। और इतना ही नहीं, एंथ्रोपोलॉजी जो एंथ्रोपोलॉजी है, मानव विज्ञान, उसमें भी इनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। हेरोडोटस के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस कैन बी कोटेड आल्सो, है ना। हेरोडोटस का समस्त इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से होना चाहिए। दैट मींस द एंटायर हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड विद ज्योग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। समस्त इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से होना चाहिए। समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाया जाना चाहिए, ठीक है। द एंटायर ज्योग्राफी मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज अ ज्योग्राफी, ठीक है। ये ज्योग्राफी की तरह तरह व्यवहार में लाई जानी चाहिए। द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी मस्ट बी एज हिस्ट्री, है ना। जो भूगोल का को या भूगोल के अध्ययन को इतिहास की तरह व्यवहार में लाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐतिहासिक भूगोल में इनका बहुत अच्छा योगदान माना जाता है। और ऐतिहासिक भूगोल में योगदान इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने जो उस समय वर्णन प्रस्तुत किए गए, उनमें भौगोलिक वर्णन जो प्रस्तुत किए करे थे उन्होंने, उसमें भी ऐतिहासिक परिदृष्टि थी। दैट मीन्स हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब जब उन्होंने बहुत सारे भूभागों का वर्णन किया तो हेरोडोटस ने वहां के लोगों के रहन सहन, तौर तरीकों पर भी प्रकाश डाला, ठीक है। एंड दैट इज वाई, क्योंकि वो इस कल्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं, दैट इज वाई he is very much famous among the anthropologists, ठीक है। यहीं से एंथ्रोपोलॉजिकल राइटिंग्स की शुरुआत होती है, ठीक है। हेरोडोटस ने रूस के स्टेपी प्रदेश, पर्शियन जो एम्पायर था, पारसी साम्राज्य के क्षेत्र, एशिया कोचक मतलब एशिया माइनर के जो पार्ट्स हैं, मिस्र की विस्तृत यात्राएं, मिस्र मतलब इजिप्ट, ठीक है, इनकी बहुत सारी यात्राएं की। और हेरोडोटस ने भूमि वितरण में सममिति दर्शाने का प्रयास किया। दैट मींस ही ट्राइड टू शो द सिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। और उसके लिए जाना जाता है दो
इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं थी, लेकिन हेरोडोटस को हम इस कंट्रीब्यूशन के लिए जानते हैं। और ये क्या था, इन्होंने क्या किया, डेन्यूब, ठीक है, उस समय ईस्टर कहा जाता था उसको, तथा जो नाइल रिवर है, नील नदी है, उनके उद्गम, प्लेस ऑफ ओरिजिन, उनके डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बहाव दिशा, और उनकी जो आउटलाइन ऑफ ऑफ द एंटायर फ्लो है ना, बहाव की रूपरेखा है, उसमें कहीं ना कहीं एक सिनर्जी, एक सिमेट्री स्थापित करने की कोशिश की, एक साम्य स्थापित करने का प्रयास किया। आगे की बात करने से पहले आई विल शो यू द मैप। क्या था वो साम्य, वो जो साम्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप देखिए, यहां से देखिए, ये डेन्यूब है ना, एंड दिस इज नाइल। इसने कहा कि दोनों का जो ओरिजिन है, दोनों नदियों का, वो टुवर्ड्स वेस्ट है, दोनों की दोनों ईस्टवर्ड फ्लो दिखाती हैं, दोनों। एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, डेन्यूब नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहती है, साउथवर्ड डायरेक्शन में बहती है, और नाइल नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहती है, और दोनों लगभग एक दूसरे के सामने डेल्टा बनाती है, मुहाना बनाती है, ठीक है। सो दिस वाज द सिमेट्री व्हिच वाज डिपिक्टेड बाय द हेरोडोटस, ठीक है। ये साफ दिखाई दे रहा है, देखिए, ये देखिए, ये डेन्यूब और ये नाइल। अब आप और हम सब जानते हैं कि नाइल का ओरिजिन इधर से है, ठीक है, यहां से है, ना कि इस तरफ से। इसलिए हम कहते हैं कि ये सही नहीं था, ठीक है। तो देखिए, हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने से ईस्टर के मुहाने तक यामोत्तर खींचने का दोषपूर्ण विचार भी दिया था, ठीक है। तो पहली बात तो कि जो साम्य उन्होंने प्रस्तुत किया, वो साम्य जो है वो बहुत सटीक नहीं था। दोनों ही नदियों के उद्गम के बाद पूर्ववर्ती बहाव दर्शाते हैं, जबकि वास्तव में जो नील है ना, वो पूर्ववर्ती बहाव नहीं दर्शाती, ठीक है। अब नील नदी के मुहाने से ईस्टर के मुहाने तक उसने एक यामोत्तर खींचने की कोशिश की। उसने कहा ये आमने सामने है, ये दोनों मुहाने जो हैं, अभी हमने बात की ना कि वो आमने सामने डेल्टा बनाती है, डेन्यूब और नाइल। उस समय नाम था ईस्टर डेन्यूब का। तो वहां उन्होंने मेरिडियन खींचने की कोशिश की, है ना, यामोत्तर खींचने की कोशिश की, बट दैट वाज अ फॉल्टी अटेम्प्ट। नील नदी के उद्गम व ऊपरी प्रवाह, है ना, जो ऊपरी प्रवाह का मतलब नदी के उद्गम के पास वाले क्षेत्र का बहाव। किसी भी नदी का ऊपरी प्रवाह वही होता है, ठीक है। जो इनिशियल जो फ्लो है उसका, उसकी बात हो रही। ऊपरी प्रवाह के संबंध में सूचनाएं गलत प्रस्तुत थी, फॉल्टी इंफॉर्मेशन थी, वो हमने देखा भी उसको। हेरोडोटस ने भूपटल के दो बराबर भागों में बांटने की हिकेटियस की योजना का अनुसरण तो किया, परंतु इन्होंने 2 की बजाय 3 महाद्वीप बताए। तो इन्होंने क्या किया, यूरोप को एज इट इज रखा, लेकिन लीबिया को एशिया और लीबिया में बांट दिया, और लीबिया बेसिकली अफ्रीका का पार्ट था उसमें, ठीक है। ये पहला विद्वान था जिसने विश्व मानचित्र पर यामोत्तर खींचने का प्रयास किया, दो इट वाज अ फॉल्टी अटेम्प्ट। ये एक सही प्रयास नहीं था, बट दिस वाज अ फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन ये पहला प्रयास था, है ना। मेरिडियन खींचने का ये पहला प्रयास था, ठीक है। और उसने कहा कि ये मिस्र के सिलीसिया, जो टर्की का दक्षिणी भाग है, वहां से सिनोप प्रायद्वीप तथा ईस्टर के मुहाने तक खींची जाती है, ठीक है। तो ये एक आपके सामने एक जो समरी है उनके कंट्रीब्यूशन की। ही गेव डिस्क्रिप्शन ऑफ देन एग्जिस्टिंग ट्राइब्स एंड देयर लाइफ। जो उस समय जनजातियां वहां पाई जाती थी, जहां के क्षेत्रों का उन्होंने वर्णन किया, उन जनजातियों के बारे में बताया, उनकी जीवन शैलियों के बारे में बताया। इसीलिए तो मानव विज्ञानी उनको एक फाउंडर कंट्रीब्यूटर के रूप में देखते हैं। ये पहला विद्वान था जिसने देशांतर खींचने का प्रयास किया, है ना। द मेरिडियन वाज ड्रॉन इन द वर्ल्ड मैप। विश्व मानचित्र पर देशांतर
खींचने की कोशिश की। Divided the landmass of the earth into 3 continents, 3 महाद्वीपों में बांटा पूरी दुनिया को, और वो थे लीबिया जो कि अफ्रीका है, और एशिया और यूरोप। Divided Libya into 3 latitudinal zones, ये इनका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है ना, उसके कोस्ट से एटलस माउंटेन्स टू डेल्टा ऑफ नाइल, है ना, उस जो एटलस माउंटेन है जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में, वहां से लेके और नाइल के डेल्टा तक एक पट्टी। एरिया ऑफ वाइल्ड बीस्ट उसके दक्षिण में, है ना, और उसके दक्षिण में टू सहारा डेजर्ट, मतलब 3 पेटियों में ये पहली पेटी जो है, ठीक है, फिर इसके बीच में ये दूसरी पेटी जंगली जानवरों की पेटी, और फिर तीसरी पेटी के बारे में उसने कहा कि ये मरुस्थलीय भाग है, ठीक है। अब उनके दिए हुए मैप में अभी हम उसकी और जानकारी को अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें यहीं देख लेते हैं। देखो उन्होंने जो मैप दिया उसके अंदर एक चीज देखिए कि he has shown the Caspian Sea as a closed। हिकेटियस ने कैस्पियन सागर को एक खुले सागर के रूप में वर्णित किया था, लेकिन इन्होंने कैस्पियन सागर को सही तौर पे प्रस्तुत किया कि वो खुला नहीं बल्कि एक बंद सागर है, ठीक है ना। हालांकि यूक्साइन सी और अजोव सी की आकृतियां बहुत विकृत थी। इंडस को अपने मैप पर इन्होंने भी दिखाया, बट फर्स्ट द इंडस वाज शोन ऑन द मैप बाय द हिकेटियस, ठीक है। चलिए अब मैं आगे की बात कर लेते हैं। पहले देखिए यूरोप के बारे में जानकारी बहुत कम थी। ये पूरी जो यूनानी जो भाग है, इसको यूरोप के बारे में केवल उतनी जानकारी थी जहां तक इनका आधिपत्य था, ठीक है। उत्तरी विस्तार की जानकारी नहीं थी। एशिया संबंधी जानकारी फारसी साम्राज्य अरब प्रायद्वीप को छोड़कर समस्त पश्चिमी एशिया, है ना, अरब प्रायद्वीप को छोड़कर, ध्यान रखना, है ना, तक सीमित थी। और उसने दजला व फरात नदियों को सही प्रवाह के ज्ञान के साथ आर्मीनिया की उच्च भूमियों से इन नदियों के उद्गम की जानकारी दी, ठीक है। ये देखिए ये नदियां हैं दजला और फरात, है ना, और ये माना कि ये आर्मीनियन हाईलैंड है यहाँ पे, उससे ये नदियां, आर्मीनिया की गांठ सुना होगा आपने, ठीक है, उससे इन नदियों का उद्गम होता है। लीबिया के बारे में कहा उन्होंने कि इसे उत्तरी भूमध्य सागरीय तट तक, उत्तरी भूमध्य सागरीय तट तक एवं मिस्र के भागों के अतिरिक्त अफ्रीका के पश्चिमी तट की जानकारी इनको ज्यादा नहीं थी। और हेरोडोटस ने अफ्रीका के आंतरिक भागों को 3 क्षितिज कटिबंधों में बांटा, जैसा कि अपने अभी अभी देखा था। जो फर्स्ट जोन थी, पहला कटिबंध था, वो भूमध्य सागर के तट से लेकर जो एटलस माउंटेन है ना, से नाइल के डेल्टा तक, ठीक है। दूसरे कटिबंध में जंगली पशुओं का कटिबंध, है ना, वाइल्ड एनिमल्स का कटिबंध, जस्ट साउथ टू द फर्स्ट जोन, है ना, ये सेकंड जोन थी, ठीक है। और थर्ड जोन थी, दैट वाज द जोन ऑफ सहारा डेजर्ट, है ना, थर्ड जोन सहारा डेजर्ट की जोन थी। और इन्होंने एक और बात ये बताई थी कि जहां वो जो सहारा का भाग है वहां 5 मरु उद्यान भी पाए जाते हैं, ओयासिस, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट आर ओयासिस। मरु उद्यान वे भाग होते हैं मरुस्थलीय भागों में जहां पर जलतल थोड़ा ऊंचा होने से वहां पर दशाएं बनती है कृषि के लिए और वनस्पति के लिए, और उसी के कारण वहां संभावना बनती है बस्तियों की भी। इसके बाद एक महान, हम उसको विद्वान के रूप में ना देख के एक महान शासक के रूप में देखें। सिकंदर महान हुए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अरस्तु के ये शिष्य थे, अरिस्टोटल जो थे वो इनके गुरु थे। लेकिन इनको हम एक कंट्रीब्यूशन के लिए सदैव याद करेंगे, दैट
he was a person who founded अलेक्जेंड्रिया। इन्होंने अलेक्जेंड्रिया की नींव रखी थी और अलेक्जेंड्रिया बाद में ज्ञान का केंद्र बना था। यूनान काल में अलेक्जेंड्रिया जो नील के मुहाने के पास में बसाया था, वो बाद में ज्ञान का केंद्र साबित हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो सिकंदर महान की विश्व विजय यात्राओं में साथ गए थे, उन्होंने भी बहुत सारे अपने अनुभव साझा किए थे स्कॉलर्स के साथ, और उसके कारण भी जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है उसमें वृद्धि निश्चित रूप से हुई थी।